हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है महाद्वीपीय। देखो भाई, इसके लिए पहले आपको कहानी जाननी पड़ेगी कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई। देखो, सन 1912 की बात है। सन 1912 की बात है। जर्मनी में एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट रहते थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था भाई? अल्फ्रेड वेगनर। ठीक। उन्होंने क्या किया कि एक थ्योरी दिया। उन्होंने इस थ्योरी में बताया कि आज से तकरीबन 240 मिलियन साल पहले, कितना भाई? 240 मिलियन साल पहले जो पृथ्वी हमारी थी, हमारी जो पृथ्वी थी आज जिसे आप देखते हैं, जिसमें कंटिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, है ना, तो आज से 240 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप होता था और एक ही सागर होता था। ठीक है, इसे हमारी पृथ्वी है। ठीक, इसमें सिर्फ एक ही महाद्वीप है और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। चारों तरफ भाई क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, सागर है ये। ठीक, जिनको पैंथालासा और पेंजिया के नाम से जानते थे। जो हमारा पानी था ये हमारा पैंथालासा था। क्या था भाई? पैंथालासा। लिखते चलेंगे साथ में। और जो ये द्वीप था हमारा, इसको क्या बोलते थे हम लोग? इसको भाई पेंजिया, पेंजिया बोलते थे। ठीक है, और तकरीबन 200 मिलियन साल पहले ये पेंजिया जो था ये ब्रेक हो गया बीच से दो पार्ट में। बीच से दो पार्ट क्या हो गया भाई? ब्रेक हो गया ये। ठीक है, तो हुआ क्या कि पृथ्वी के अंदर अब दो महाद्वीप आ गए बड़े बड़े से, एक ऊपरी पोर्शन, एक निचला पोर्शन जो ब्रेक हुआ है। ठीक, और जो पानी बाहर ही पड़ा हुआ था, जो पानी आप देख रहे हैं जो बाहर पड़ा हुआ था, अब क्या हुआ कि भाई जब ये गैप आ गया बीच में टूटने के बाद, तो ये पानी यहाँ पर भी भर गया। ठीक, अब पानी क्या हो गया? पानी का बटना शुरू हो गया, ये पानी यहाँ पर भी भर गया। ठीक है, तो जो ऊपरी हिस्सा बना हमारा पेंजिया के टूटने के बाद, जो हमारा ये ऊपरी हिस्सा बना, इसे हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अंगारा लैंड के नाम से। ठीक, और जो हमारा ये निचला हिस्सा बना, इसको हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। गोंडवाना लैंड के नाम से। ठीक है, और जो हमारा पानी वाला सिस्टम बना, बीच में जो हमारा सागर बन गया, ठीक, इसे हम लोग टेथिस सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेथिस सागर। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। ये थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। इन्होंने साथ में बताया क्या भाई कि ये जो हमारा इंडिया है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, ये हुआ क्या कि ये हमारे गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। जो हमारा इंडिया था ये हमारा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। तो ध्यान देना है कि आगे कुछ समय बाद, जैसे जैसे समय बीता और समय बीता, उसके बाद ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी टूटना शुरू हो गए। तो अंगारा लैंड से 4 महाद्वीप निकले, गोंडवाना लैंड से भी 4 महाद्वीप निकले। कौन कौन से निकले बात करते हैं। अंगारा लैंड से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 4 महाद्वीप कौन कौन से, इनका नाम लिखेंगे भी। पहला है भाई उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और दूसरा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भाई क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, तो ग्रीनलैंड क्या है भाई? हमारा दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है ना। इसी में साथ साथ यूरोप निकला, यूरोप, और एशिया अपना निकला, एशिया। अब सोच रहे होंगे आप कि अभी तो हमने बताया कि जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, लेकिन है तो एशिया में अपना इंडिया, है ना, और एशिया पार्ट है अंगारा लैंड का। तो ये बातें कन्फ्लिक्ट करती हैं। अभी आगे क्लियर हो जाएगा क्या बातें यहाँ पे। अब देखो ये गोंडवाना लैंड है, ठीक, यहाँ गोंडवाना लैंड से भी 4 निकले हैं। 4 पार्ट के नाम क्या क्या है भाई इसके? पहला है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दूसरा है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और हमारा इंडियन सब कंटिनेंट, मतलब भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो हुआ क्या कि ये जो थ्योरियाँ आती हैं इनमें कुछ ऐसा बताया गया कि जो प्लेट होती है टूटने के बाद ये मूवमेंट करती हैं। ठीक है, तो जो अपना भारतीय प्रायद्वीप वाला प्लेट है ये
पहले थी हमारी गोंडवाना लैंड का पार्ट। बेसिकली गोंडवाना लैंड में जो हमारा ये एशिया उसका क्या बोलते हैं उसको, अफ्रीका का जो पार्ट है, वहाँ पर हमारा नीचे वाले पोर्शन पे जहाँ मेडागास्कर वाला है, कभी आप मैप देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप वहाँ पर पहले अटैच था। उसके बाद धीरे धीरे टूटा, ये टूटने के बाद ऊपर फ्लो किया, फ्लो करने के बाद काफ़ी मिलियन साल बाद ये जा करके क्या हुआ, ये हमारा ऊपर वाले पोर्शन में अंगारा लैंड वाले पोर्शन में, बेसिकली अंगारा लैंड के एशिया वाले पोर्शन में जाकर के ये जुड़ा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ भाई, टक्करें हुई, प्लेट के बीच की टक्करें हुई। टक्कर होने से क्या हुआ कि उसमें हिमालय का निर्माण हुआ और बहुत सारी घटनाएं हुई, है ना। तो इसके प्रूफ भी हैं बहुत सारे कि ये चीज़ें यहाँ से हुई हैं। आप कभी मैप उठा करके देख सकते हैं, हालांकि अभी आपको मैप में दिखा सकते हैं चीज़ें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो इसके एक प्रूफ के बारे में आपको हम बताएं। जैसे मान लो कि कोई कंटिनेंट है, वो यहाँ से उठ करके, मान लो ये छोटा टुकड़ा है, ये उठ करके इसमें जा करके यहाँ अटैच किया, है ना, लगा जा करके। तो हुआ क्या कि ये भाई जो पानी है, पानी को आगे बढ़ाता हुआ लेके जाता होगा, कुछ पानी तो बाहर निकल के भाग जाता होगा, इधर उधर हो जाता होगा, लेकिन अंततः कुछ पानी फंस गया होगा यहाँ बीच में, कुछ पानी तो पोर्शन फंस ही गया होगा बीच में, पक्की बात है ये। ठीक है, तो यही बोला है कि भारत के लद्दाख में एक पेंगोंग नाम की झील है। क्या नाम है भाई उसका, पेंगोंग नाम की झील है लद्दाख में। ठीक है, ये तटीय सागर वाले जल से बनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसका पानी कैसा है भाई, खारा पानी है। इसका पानी कैसा है, खारा पानी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, इसके नोट्स बनाते चलिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक, ये भाई किसने दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सन 1962 में, सन 1962 में हैरी हेस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। हैरी हेस, है ना। ये कौन थे भाई, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था। ठीक है, अब देखो इनके अनुसार थ्योरी क्या कहती है, कैसे कैसे क्या इन्होंने बताया अपनी थ्योरी के अंदर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो पहली बात तो जानो कि प्लेट जो होती है, ये जो प्लेट आप सुनते हैं कि इसमें जो वर्ड है प्लेट, ये प्लेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी इसका पार्ट 1, तो उसमें हमने स्थल मंडल के बारे में जिक्र किया है, स्थल मंडल के बारे में। तो भाई कितना से कितना है, जो हमारा 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में आता है ना, टॉप से। तो स्थल मंडल क्या है भाई, दुर्बलता मंडल हमारा होता है, स्थेनोस्फीयर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। जैसे मान लो कि ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक है, ये हमारा स्थल मंडल है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं ऊपर। ठीक, मान लो ये हमारा यहाँ हम है और ये बिल्डिंग है कोई, हालांकि हम इतने बड़े फिलहाल नहीं है कि स्थलता मंडल को इस तरह रह सके। देखना क्या है कि ये जो हमारा स्थलता मंडल है, ये एक दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरता रहता है, और तैरने से होता क्या है कि ये आगे की ओर मूवमेंट किया करता है, आगे की ओर या पीछे की ओर कैसे मूवमेंट करे। ये मूवमेंट मतलब इस मूवमेंट में रहता है। ठीक, और ये मूवमेंट में कैसे आता है, जो नीचे वाला जो ये आप मैग्मा बोल सकते हैं इसको, ये जो नीचे वाला आप दुर्बलता मंडल का पार्ट देख रहे हैं, इसमें कंटिन्यू करंट्स जनरेट होती हैं अंदर से, है ना। इसके चक्कर में यहाँ मोशन होता है, और ये हमारा जो प्लेट है स्थल मंडल, ये भी आगे मोशन में रहता है। ठीक है, तो यही को हम लोग प्लेट बोलते हैं, इसी स्थलता मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट। ठीक है, जितने हमने टोटल प्लेट पढ़ चुके हैं, टोटल 7 प्लेटें थी, जिसमें 6 महाद्वीपीय प्लेटें हैं और 1 महासागरीय प्लेट है ना। 6 महाद्वीपीय प्लेटें कौन कौन सी हैं, कमेंट में बता दीजिए फटाक से, अगर आपने वीडियो 1 देखी होगी, वहाँ हमने इस बात का अच्छे से जिक्र किया हुआ है। तो देखो जब वो चीज़, वो पेंजिया हमारा टूटा, तो हुआ क्या कि उसमें 7 मेजर प्लेटें निकली, 7 मेजर प्लेटें। ठीक, और उसमें तकरीबन 20 माइनर प्लेटें निकली, प्लेट वर्ड समझ रहे हैं क्या है भाई। हाँ, इसमें 7 मेजर प्लेट में तो 6 तो अपने कंटिनेंटल प्लेट है ना, इसमें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अपनी अंटार्कटिका प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। और जो 7वीं प्लेट है, 7वीं प्लेट कौन सी, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये इकलौती महासागरीय प्लेट है,
और यही प्लेट जो है हमारी, इसको लिख देते हैं फटाक से हम, यही भाई मेन तो यही है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये इन 7 प्लेटों में सबसे बड़ी है, बिगेस्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और महाद्वीपीय प्लेट कौन कौन सी है भाई? महाद्वीपीय प्लेट हमारी है, पहली वाली देखोगे अगर हमारी, तो उत्तर अमेरिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, अमेरिका प्लेट। दूसरी है हमारे पास कौन सी भाई? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका प्लेट, ठीक। थर्ड पे कौन है? अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट है। फोर्थ पे कौन है भैया? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट, है ना। इसी पे तो भाई हम लोग अपना एशिया वगैरह है। पांचवी प्लेट कौन सी भैया? अंटार्कटिकन प्लेट, है ना, अंटार्कटिकन प्लेट। और छठी प्लेट कौन सी हमारी? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट, ठीक है। ये 6 हमारी महाद्वीपीय प्लेटें हैं, यहाँ से लेकर ये दोनों मिला करके। और ये जो हमारी इकलौती देख रहे हैं, ये महासागरीय प्लेट है, ठीक है। तो देखो, ये तो हो गया भाई हमारा प्लेट के बारे में जानना कि प्लेट होता क्या है। अब इन्होंने 3 इसमें सब थ्योरीज दी, जिसके अनुसार हमें देखना होता है कि प्लेटों का किनारा कैसे काम करता है, प्लेटों के मूवमेंट के अनुसार कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो, इसको पहले हटाते हैं यहाँ से। देखो भाई, 3 तरह के किनारे होते हैं प्लेटों के। कौन कौन से? एक होता है रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारा, कितना है भाई किनारा, ठीक। एक होता है विनाशात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा, ठीक। एक होता है संरक्षीय किनारा, संरक्षीय किनारा, ठीक। एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये इसी थ्योरी के पार्ट है, प्लेट टेक्टोनिक के ही पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रचनात्मक किनारा, या रचनात्मक किनारा, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा अच्छे से इसको। देखो देखो, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, इसमें होता क्या है कि जो प्लेटें होती हैं मोशन करती हैं, नो डाउट मोशन करती हैं। अब मोशन किस तरह से हो सकते हैं? देखो, ये प्लेट है, मान लो ये प्लेट, एक ही प्लेट है, और एक ये प्लेट मान लो यहाँ पर है, इसी के साथ है। बेसिकली ये प्लेट पहले एक ही थी, ये बीच में टूटी, टूटने से होगा क्या कि ये प्लेट मान लो इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। होना भाई क्या है कि यहाँ बीच में गैप खाली हो जाना है, यहाँ पे बीच में क्या होना है? गैप खाली हो जाना है ना, ठीक है। अब देखो होगा क्या, कैसे क्या इसमें प्रोसेस क्या होता है। मान लो कोई एक सिंगल प्लेट थी, वो प्लेट टूटी, वो प्लेट क्या हो भाई? टूटी। टूटने के बाद हुआ क्या कि इन दोनों प्लेट के बीच में आ गई दरार, इन दोनों प्लेट के बीच में आ गई, सॉरी कंट्रोल जेट, अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो दोबारा से देखते हैं फटाक से इसको। ये दोनों प्लेटें थी, ये दोनों प्लेटें टूटी, और टूटने के बाद इन दोनों के बीच में क्या आ गया भैया? दरार आ गया। अच्छा, प्लेटें तैरती किस पे थी भाई? अभी हमने पढ़ा था प्लेटें किस पे तैरती हैं? स्थिनोस्फीयर पे। स्थिनोस्फीयर मतलब लावा, गर्म भयानक मैग्मा एकदम अपना, है ना। अब हुआ क्या कि जब ये प्लेट के बीच में दरार आ गया, तो ये मैग्मा निकलना शुरू हो गया बाहर, ये बाहर आना शुरू हो गया, ठीक। बाहर आने के बाद हुआ क्या कि ये भाई बाहर आकर के एटमॉस्फेयर में आया, अभी तो अंदर इतना गर्म था ये, जब एटमॉस्फेयर में आया तो ये होना शुरू हो गया ठंडा, ठीक। अब ये ठंडा होने के बाद इसने बनाया क्या? इसने क्रस्ट का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया भैया? क्रस्ट का। समझ रहे हैं? परपटी इसको बोलते हैं हम लोग, जिससे हमारा ये स्थलमंडल भी बना है, इस स्थलमंडल का ऊपरी पोर्शन जो है, तो इससे परपटी का निर्माण हो गया। अब निर्माण हुआ ना कुछ, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारा, किनारा बोलते हैं इसको, रचनात्मक प्लेट किनारा। बात क्लियर है? दोबारा समझें एक बार। एक प्लेट थी, एक प्लेट में कुछ चटकन आई, टूटी, टूटने के बाद हुआ क्या कि ये प्लेट इधर जाना शुरू हो गई,
और ये प्लेट इधर जाना शुरू हो गई। जब एक प्लेट थी ये तो तैर रही थी मैग्मा के ऊपर, लेकिन जब यहाँ मूवमेंट हुआ तो बीच में बन गया गैप। गैप बनने के बाद जो नीचे का मैग्मा था वो निकल करके ऊपर आया, ऊपर आकर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर के हीट लूज किया, ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद क्रस्ट बन गया। बात क्लियर है? इतना होता है रचनात्मक प्लेट किनारे के बारे में। इस तरह से अब बहुत देखो भाई, ये जो ऊपर आया ठंडा हुआ क्रस्ट बना, क्रस्ट है क्या पता है ना? ये चीज़ जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो चीज़ देखो इस तरह से बनती है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे आप विनाशात्मक किनारा वाला, तो उसमें किस तरह से कोई प्लेट जो है वो नीचे जाकर गलना शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारे के बारे में। इसको हटाते हैं, नोट करते चलिएगा। विनाशात्मक प्लेट किनारा कैसे इसमें काम होता है कि मूवमेंट कैसे होते हैं। देखो जैसे मान लो कि कोई एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, और एक प्लेट ये वाली है, ठीक है भाई, है ना। इनके बीच में थोड़ा गैप है और ये क्या हो रहा है, ये तैर रही है इस थर्मोस्फेयर के ऊपर, ठीक है, इस थर्मोस्फेयर पर, मतलब ये गर्म वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया। अब होगा क्या कि ये प्लेट इधर मोशन कर रही है और ये प्लेट इधर मोशन कर रही है, ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहती हैं, ठीक। तो देखो होना क्या है, इसको अच्छे समझना है भाई, कि ये दोनों जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी आकर के, तो होगा ये कि जो भारी प्लेट होगी, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे बैठ जाएगी। जैसे मान लो कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, मान लो इसमें कोई एक ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट, और कोई दूसरी महाद्वीपीय प्लेट है, इनमें से एक को हल्की एक को भारी तो होना ही है ना, ठीक है। ध्यान देना कि इसमें जो भारी प्लेट होगी वो नीचे आ जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। तो कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होने वाला है इसका, ये प्लेट ये कुछ ऐसे, और दूसरी प्लेट जो है ऐसे मुड़ जाएगी अंदर की ओर, ऐसे करके, ऐसे, है ना। और ये भाई मोशन इधर का हो ही रहा है, तो ये और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी, समझ रहे हैं। और नीचे क्या है भाई हमारे पास, नीचे हमारे पास मैग्मा, भयानक कस के हीट है। होगा क्या, होने वाला ये है कि ये जो किनारा जो नीचे जा रहा है, ये वाला पोर्शन, ये नीचे जाकर गलना शुरू हो जाएगा, नीचे जाकर के गलना शुरू हो जाएगा। इससे होगा क्या, इससे जो हमारी परपटी थी, जो हमारी प्लेट थी, इसका क्या हो रहा है, विनाश होना शुरू हो जाएगा भाई, वो नीचे जाकर गलना शुरू हो जाएगी। नीचे इतनी भयानक हीट है, बनना भी तुमको इसी से है, मैग्मा से, जाना भी अंततः तुमको इसी में है। बात समझ रहे हैं, ये मामला हो रहा है यहाँ पर। देखो भाई ढंग से सुनना, जब कोई हल्की प्लेट भारी प्लेट से टकराएगी, जब कोई हल्की प्लेट भारी प्लेट से टकराएगी तो भारी प्लेट नीचे धसेगी। भारी प्लेट क्या हो गया भाई, देखो नीचे धस गई ये वाली, और हल्की प्लेट क्या हो जाएगी, उसके ऊपर चलेगी ना, ठीक है। और जब भारी प्लेट नीचे धसेगी तो वो गहराई में जाएगी, गहराई में जाकर वो गलना शुरू हो जाएगी। इसी गलने से मैग्मा बनता है धरती के अंदर। याद रखना भाई, ये प्लेट गल करके जैसे मोम नहीं होती गलती है, तो जाकर के ऐसे ही मैग्मा तैयार होता है धरती के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा इसे ही मतलब बोल सकते हैं। जो हल्की प्लेट है भाई, उसके ऊपर मोड़ आना शुरू हो जाएगा भाई, हल्की प्लेट ऐसे ये मोड़ आना शुरू हो जाएगा ऊपर इसके, ठीक। कॉमन सी बात है, इसके ऊपर फोल्डिंग माउंटेन्स बन जाएंगे, जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वलित पर्वत, वलित पर्वत, पर्वत, ये बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। इस भाई देखो ध्यान रखना, इसी तरीके से अपना हिमालय भी बना है, ठीक। हो सकता है कि इसमें कोई एक प्लेट महाद्वीपीय हो या दूसरी महासागरी हो, हालांकि एक ही महासागरी प्लेट है भाई, प्रशांत महासागरी प्लेट मैक्सिमम केस में देखते हैं हम लोग। तो महाद्वीपीय प्लेट यही आपस में टकरा करके विनाशात्मक प्लेट किनारा निर्माण करती है, ठीक है। ये क्लियर है इतनी बात, इसको कॉपी में अपनी भाषा में नोट करिएगा, जितना आपने समझा है, ना समझ में आया हो दोबारा से बैक जा करके वीडियो प्ले करें, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन पे, संरक्षित प्लेट किनारा। कौन सा भाई हमारा, संरक्षित प्लेट किनारा,
अच्छा, संरक्षी नाम है मतलब कंजर्व है, मतलब ना तो कुछ बनना है ना तो कुछ बिगड़ना है, जो है सो है। भाई यही तो बात है ना। देखो इसमें होता क्या है, मान लो कि प्लेट है, ठीक है, इसी के बगल में एक प्लेट ये है, एक प्लेट कुछ ऐसी है, ऐसी है, और ये दोनों क्या है भाई, काफी क्लोज है, मतलब इतना क्लोज है कि ये एक दूसरे से रगड़ रही हैं। ये क्या हो रहा है भाई, एक दूसरे से, अगर हम आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, मोटाई इसकी बढ़ा दें, और ये भी थोड़ा सा ऐसे, ये प्लेट नीचे मोशन कर रही है और ये प्लेट ऊपर मोशन कर रही है। होने वाला क्या है कि इन जगह पर मोशन के चक्कर में वाइब्रेशंस आएंगे। क्या आएंगे भैया इनके यहाँ पर, वाइब्रेशंस आएंगे, वाइब्रेशंस, है ना। और इसी चक्कर में यहाँ पर भयानक भूकंप आते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक्स यहाँ पर भयानक आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ इसी मतलब प्रोसेस से फॉल्ट वगैरह निर्माण होता है, जो फॉल्ट आप जानते होंगे, है ना, जो यूएसए में है, सैन एंड्रियास फॉल्ट वगैरह फेमस फॉल्ट है ये सब, तो वहाँ पर उसका निर्माण होता है इसी संरक्षी प्लेट किनारे के चक्कर में। अच्छा, हमने पीछे कुछ बात बताना भूल गए हैं, उनको भी नोट कर लीजिएगा साथ साथ अपनी कॉपी में, दोबारा बता देते हैं इसको। जैसे मान लो कि एक ये प्लेट है और दूसरी प्लेट ये नीचे जाने वाली है ना। इनमें किन पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, जो ये वाला पॉइंट है, ये भैया इसी को हम लोग गर्त बोलते हैं। अरे भाई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, है ना। ये जो गैप आया हुआ है, ठीक है। और ये जो आप यहाँ बेसिकली इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पर हमारा फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इससे क्या होगा, यहाँ पर अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, जैसे वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे थे, अर्थक्वेक, ऐसे यहाँ पर इस सिंगल पॉइंट फ्रिक्शन पे अर्थक्वेक्स बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। अब ध्यान रखना कि जैसे जहाँ पे नीचे मैग्मा हमारा पिघल रहा है, ये जो पॉइंट जहाँ पे हमारा नीचे प्लेट पिघलना शुरू हो जाती है ना, इस पॉइंट का भी कुछ नाम है, इस पॉइंट का भी कुछ नाम है। इसे हम लोग बोलते हैं बेनी ऑफ जोन, जोन हिंदी में बेनी ऑफ जोन। बात क्लियर है, ये एग्जाम में कभी कभी पॉइंट्स पूछ लेता है, तो क्लियर है भाई बात, है ना। और यहाँ पर जब ये प्लेट टकराती हैं तो ऐसे माउंटेन्स बनते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स, इनको फोल्डिंग माउंटेन्स ऐसे बना लेना चित्र अपने में, फोल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है। और क्लियर मामला, ये भाई क्लियर बात कि ये चीज़ हल्की है और ये हमारी प्लेट हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हमारा प्लेट वाला मामला पूरा क्लियर हो गया। इतनी थी हमारी कौन सी थ्योरी भैया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपको कुछ नहीं पूछता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, जानेंगे एटमॉस्फेयर हमारा होता क्या है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। देखो वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल बेसिकली गैसों का संगठन होता है, गैसों का संगठन, है ना भाई। इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम मेजर गैस की बात करें, नाइट्रोजन गैस नियरली 78% पाई जाती है, हालांकि 78 से कुछ ज़्यादा होती है ये। सेकंड नंबर बात करें हमारी ऑक्सीजन, जो जीवनदायिनी गैस है हमारी, ये 21% नियरली पाई जाती है, ये 21 से कुछ कम होती है। थर्ड बात करें अगर हम लोग, सबसे ज़्यादा आर्गन पाई जाती है थर्ड पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थर्ड पे जो इनर्ट गैस है ये आर्गन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये नियरली 1%, या फिर इससे बोले तो 1 से थोड़ा कम, इट इज़ नियरली 0.93% के आसपास, ठीक है। इसको हटा देना यहाँ से। फोर्थ है भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, ये हमारी 0.04% के आसपास ये पाई जाती है। इन सब का कॉम्बिनेशन मिल करके हमारा 100% बनता है ना, ठीक है। इसमें कुछ मात्रा में अगर आप देखें तो जलवाष्प भी पाई जाती है, जलवाष्प, वाटर वेपर, जिसे हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं, जलवाष्प, है ना, ये भी पाया जाता है। ये तकरीबन हमारा 0 से लेकर के बोल सकते हैं आप
3% के आसपास या 4% के आसपास होता है इतना, ठीक है। हालांकि ध्यान रखना इसको, ये 5 मेजर चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं हमारे गैसों का संगठन के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, ये बना कैसे है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, वायुमंडल जैसे मान लो कि अपनी जो ज़मीन है, ठीक है, जो अपनी ज़मीन है, इस ज़मीन के अगर हम लोग इसको बेस माने, ज़मीन को अगर हम लोग इसको अपना ये मान लो ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या भाई बेस है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ हम लोग मान लो यहाँ पे रहते हैं, इसके तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर हम लोग ऊपर जाएंगे। कितना भैया? 8 to 10 किलोमीटर अगर हम लोग इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ तक हमारा जो है एक मंडल है। एक क्या है भैया? हमारे यहाँ तक मंडल है। इस मंडल को हम लोग बोलते हैं, कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात देखें आप, यहाँ पर हाइट थोड़ी कम है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये दिखा रहा है इक्वेटर को। इक्वेटर साइड मतलब भूमध्य रेखा साइड, भूमध्य रेखा साइड, है ना। और जो ये वाला पॉइंट है दिखा रहा है पोल पे। देखो हम बताते हैं वो क्या होता है वास्तव में। देखो जो हमारी हवा होती है, ठीक है, हवा अगर गर्म होती है तो हवा गर्म होने के बाद वो फैलती है, एक्सपैंड करती है, ठीक है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर क्या है भाई, कस के हीट मिलती है, सूरज का प्रकाश बहुत तगड़ा पड़ता है, फोकस अच्छा होता है वहाँ पर, है ना, जिसके चक्कर में वहाँ हीट ज़्यादा जनरेट होती है और वहाँ की जो वायु है वो एक्सपैंड ज़्यादा होती है, फैलती ज़्यादा है, जिसके चक्कर में इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, हाइट इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर पोल के पास क्या होता है, यहाँ ठंडा होता है, काफ़ी मौसम ठंडा होता है, बेसिकली बर्फ़ गिरती है भाई देखा जाए तो अगर गर्म करने से हवा फैल रही है तो ठंडा करने से हवा सिकुड़ेगी। सिकुड़ने से क्या होता है कि इसकी हाइट काफ़ी कम हो जाती है और ये नीचे आ जाती है। तो ये जो पोल पर इसकी हाइट है ये 8 से 10 किलोमीटर की होती है और यही बढ़ करके तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर की यहाँ पर हमारी इक्वेटर पे आ जाती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे सत्य या फिर आपके कथन वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो वहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि ये क्षोभ मंडल आप देख रहे हैं, ये इसी में हम लोग रहते हैं, है ना। इसी मंडल के अंदर हमारी हवाएं चलती हैं, ठीक है, और इसी मंडल के अंदर हमारा क्या होता है भाई, पानी गिरता है, बरसातें होती हैं, है ना, ठीक है, क्लियर मामला है। तो जितनी मौसमी घटनाएं हैं ध्यान दीजिएगा, सब हमारी क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं, ठीक। अच्छा आपके मन में कभी ये सवाल आया होगा कि यार जैसे हमारा मान लो एक घर है, ठीक है, यहाँ कस के बना हुआ है, यहाँ बिजली गिर रही है, ठीक, बिजली गिर गई, किसी के मान लो घर पे बिजली गिर गई या किसी की कोई जगह बिजली गिर गई। तो ऐसे ही जो हमारा हवाई जहाज़ है वो ऊपर उड़ता है, तो बादलों के पास चलता है ना, तो उस पर बिजली क्यों नहीं गिरती है भाई? क्वेश्चन समझने वाला है ना ये, तो ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि वो हमारा क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ता है। हमारा जो हवाई जहाज होता है वो क्षोभ मंडल के ऊपर गिरता है, और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल तक ही सीमित होती हैं। बात क्लियर है? इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर क्या है ये देखते हैं। तो अगर इसके ऊपर आप और बढ़ेंगे तो तकरीबन 30 किलोमीटर तक आपको एक मंडल मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर और बढ़ेंगे तकरीबन 50 किलोमीटर तक आपको दूसरा मंडल मिलेगा। बेसिकली ये दोनों एक ही हैं, ठीक, इन दोनों को हम लोग एक ही में रखते हैं, एक ही में। इसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं भैया? समताप मंडल, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं निचला समताप मंडल, निचला समताप मंडल, ठीक। और ये इसके ऊपर वाला ऊपरी समताप मंडल, ऊपरी समताप ताप, अरे उल्टा हो गया यार, समताप क्लियर कर लो, समताप मंडल, ठीक है, ऊपरी समताप मंडल। लिखते चलना साथ में भैया, ना बाद में पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। ये राइटिंग बड़ी अच्छी तुम्हारी है ना। तो ध्यान देना कि इसी मंडल पर क्या होता है कि यहीं पर हमारी ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
ओजोन पाई जाती है इसी मंडल पर। ओजोन कलर कौन सा होता है? ओजोन हल्की नीले कलर की गैस होती है, ठीक है। यहाँ पर O3 इसका स्ट्रक्चर है, O3 ये होती है, ये यहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा जहरीली कैटेगरी की होती है, लेकिन इसके फायदे भी हैं अर्थ के अंदर। यही जो ओजोन गैस है ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हम तक पहुँचने से रोकती है, ठीक है। अगर आप देखें तो आजकल तो पता चला है भाई कि इसका काफ़ी तेज़ी से क्षय हो रहा है, मतलब इसमें होल्स वगैरह बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े से, है ना। इसके चक्कर में होता क्या है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश डायरेक्ट हमारे तक पहुंच जाता है बिना यहाँ फिल्टर हुए, बहुत सारी हानिकारक किरणें, तो इससे स्किन कैंसर वगैरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। बात करते हैं कि ये होल हो कैसे रहे, इनको कैसे सुधार सकते हैं। तो भाई कर देखो हम ही लोग रहे हैं, ठीक है। 100 की सीधी एक बात, कर हम ही लोग रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जो हमारी घरेलू एक्टिविटियाँ होती हैं, जैसे कि फ्रिज चलता है हमारा, है ना, और AC चलता है, तो इन सब से होता क्या है कि CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की एक गैस निकलती है ना। और वो जा करके ऊपर जब पहुंचती है, यहाँ ये पूरा पार करके ऊपर पहुंचती है, तो ये इससे रिएक्शन करती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक CFC का मॉलिक्यूल तकरीबन 10,000 ओजोन के मॉलिक्यूल को मार सकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो इसमें चलती है चेन रिएक्शन, है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इसके लिए जिम्मेदार है, ओजोन में हो रहे क्षरण के लिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ओके। तो हमारी जो ओजोन लेयर है कहाँ पाई जाती है? ऊपरी समताप मंडल में, समताप मंडल में नहीं, ऊपरी समताप मंडल में, ठीक है। अब निचला समताप मंडल हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखो जो हमारा हवाई जहाज है, जो हवाई जहाज उड़ता है वो इसी एरिया में उड़ता है, इतने भर में, है ना, निचले समताप मंडल में उड़ता है। यहाँ इसको हवाई जहाज वगैरह बना लो अपने हिसाब से, जैसे बना पाते हो भाई, मुझे तो बनता नहीं है, यहीं पे उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो ना मौसमी घटनाएं होनी है, ना तो ओजोन से कोई खतरा है, और उड़ता है बढ़िया से अपना, ठीक है। ज़्यादा ऊपर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तकरीबन 30 किलोमीटर का मामला होता है ये वाला, मतलब 10 किलोमीटर के अगर आप ऊपर पहुँचे पोल साइड पे, तो आपको समताप मंडल मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर जो हम लोग बढ़ते हैं, समताप मंडल क्लियर हो गया आपका, क्षोभ मंडल क्लियर हो गया है, समझते चलिएगा, बस सुनते चलिएगा, क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें। और इसके ऊपर हमारी एक और नया मंडल आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। क्या? मध्य मंडल। अब नाम कैसे याद करना है बताऊंगा आखिरी में सारी बातें, ठीक है। देखो मध्य मंडल में होता क्या है, जैसे अगर आप देखोगे कि रात में कभी कभी होता क्या है कि अगर आप छत पे बैठ जाते हो अपने, तो वहाँ आप तारों को टूटता देखते हो, तारों को टूटता देखते हो, है ना, कि तारा जा रहा है टूटता हुआ और जा करके आगे भस्म हो गया या गायब हो गया, जिसको गांव वगैरह में तो काफ़ी कुछ बोलते हैं, जीव वगैरह की उसको दे देते हैं उपाधि। ऐसा कुछ नहीं होता, ये भाई नेचुरल घटनाएं होती हैं, ठीक है। ये तारा वास्तव में तारा थोड़ी ना होता है, ये पिंड होता है, जो आकाशीय पिंड जो हमारे एटमॉस्फेयर के संपर्क में आकर के जलना शुरू हो जाता है और जलता हुआ हमें दिखता है, जिससे हमें लगता है कि तारा टूट करके नीचे गिर रहा है। तो जो उल्का पिंड वाली जो घटना होती है, उल्का पिंड वाली जो घटना होती है, ये हमारी कहाँ पे होती है भैया? ये हमारी मध्य मंडल वाले एरिया में होती है। मध्य मंडल की हाइट क्या होती है? 50 किलोमीटर के अगर आप ऊपर जाओगे और अगर आप 80 किलोमीटर के अंदर रहोगे, 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में, बेसिकली 80 किलोमीटर अगर बोले तो यहाँ 30 ही होना चाहिए, है ना। इसको इरेज कर देते हैं, बड़ा कठिन काम है स्विच करना, इसको कहते हैं ये 30 किलोमीटर, मतलब ऊपर आप टॉप तक 80 किलोमीटर बोलोगे ना, मतलब 50 से 80 के बीच में जो आपको मिलेगा वो कौन सा मंडल मिलेगा? मध्य मंडल मिलेगा, ठीक है। ये तीन देखो जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनते चलना, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर एक और मंडल मिलता है हमें, एक और मंडल मिलता है। देखो लाइन सीधी है भाई, लाइन ठीक, ये लाइन सीधी है, ये मत सोचना कि टेढ़ी बनाई है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखो ये जो हमारा मंडल है नया वाला, ये 80 से बहुत ऊपर जाओगे, मतलब 80 का देखा जाए तो 8 गुना, नियरली 650 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इस मंडल को हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल इसको बोलते हैं, ये वाला एरिया जो हमारा दिख रहा है। देखो आयन मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हालांकि वो तो भाई एग्जिस्ट तो करता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंस भी है इसका हमारी लाइफ में, कि
देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, वो इसी मंडल तक आ करके रिफ्लेक्ट होकर के अपने टारगेट तक पहुँचती हैं। तो यहाँ पर हमारी रेडियो वेव्स वगैरह क्या होती हैं, आती हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखो एक बात, जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, हमने रेडियो सिग्नल किसी को भेजा और वो इसी भूमध्य रेखा वाले पॉइंट पे इधर, या भूमध्य रेखा पे एक आदमी और मान लो दूसरा आदमी यहाँ पे है, पोल पे है। अब ये पोल वाला आदमी इस वाले आदमी से बात करना चाहता है, कोई भी कम्युनिकेशन करके, रेडियो कम्युनिकेशन करके, तो क्या करेगा, वो जो सिग्नल भेजेगा ना, तो सिग्नल सीधा जो है यहाँ पे इसके पास डायरेक्ट नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, सिग्नल यहाँ से निकलता है, यहाँ होते 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 ऊपर जाता है पहले रेडियो इसमें आयन मंडल पे, और यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के अपना नीचे आता है और यहाँ पर इसके पास पहुँच जाता है। बात क्लियर है, इतना ध्यान रखिएगा, यही प्रोसेस यहाँ पे होता है। ये आयन मंडल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और इसके ऊपर अगर हम पहुँचेंगे तो हम लोग पहुँच जाते हैं नियरली स्पेस में, देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पर इसको मंडल को हम लोग बोल सकते हैं बहिर्मंडल, है ना, एक्सोस्फीयर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। हिंदी भैया देख करके लिख लेना, ठीक है, इसको एक्सोस्फीयर की हिंदी देख लेना क्या होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखा जाए तो हमारी जो हल्की गैसें होते हैं, हाइड्रोजन या हीलियम, है ना, इनकी सर्वाधिक मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। हाइड्रोजन या हीलियम यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी मंडल में हमारी सैटेलाइट वगैरह होते हैं। सैटेलाइट समझते हैं आप, जिससे इंटरनेट वगैरह हमारा चलता है ना, ये बड़े बड़े सोलर पैनल यहाँ लगे होते हैं, आपने देखा होगा कभी ना कभी टीवी वगैरह में, ये सैटेलाइट वगैरह होती है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल्स वगैरह आते हैं धरती तक, ओके, ठीक है। तो देखो बेटा कि मामला यही है, इतना सही मामला है जो भी है ना। ये हमारा क्षोभ मंडल है नीचे वाला, ठीक, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है। देखो मध्य मंडल का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये मध्य में है, दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, मध्य में भैया बैठे हुए हैं, है ना, मध्य मंडल। अच्छा, सबसे बाहर वाला नाम ही है बाहर, बहिर्मंडल, बाहर वाला, ठीक है। अब बहिर्मंडल के अंदर अगर आएंगे, देखो यहाँ लिखा है आएंगे, आयन मंडल, बीच में है मध्य मंडल। सबसे जहाँ पे देखो, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो तो याद कर लो यार, वो तो एक ही है, क्षोभ मंडल, है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोभी इंसान रहते हैं, लोभ से क्षोभ याद कर लो, ठीक। इसके ऊपर यहाँ हवाई जहाज उड़ता है, वहाँ समताप मंडल है, समताप मंडल भी आपको याद हो जाएगा। तो ये आप सीक्वेंस से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से मंडल में टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, ओके, इस बात को ध्यान देंगे। देखो भैया जब क्षोभ मंडल से हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब हम लोग देखो इसको रेड लाइन से दिखाते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ से जब हम लोग यहाँ जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर भैया होता क्या, आप खुद सोचो आप क्या होता होगा। आप मान लो नीचे धरती पर रह रहे हो, ठीक है, धरती पे अपने आप स्थल मंडल में नीचे रह रहे हो, और एक इंसान मसूरी पे रह रहा है, पहाड़ियों पे रह रहा है, ऊंचाई पे रह रहा है। तो मौसम में कुछ अंतर है, हाँ अंतर है। अंतर क्या है कि जो इंसान ऊंचाई पे रह रहा है वहाँ ठंडी है, जो नीचे रह रहा है वहाँ गर्मी है। तो ऊपर जाने पर, क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है भैया, घटता है। टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। बात क्लियर है, अच्छा ठीक है। एक तो ये देख सकते हैं आप कि हर 32 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, घटता है ना, ठीक। अच्छा, समताप मंडल में अगर पहुँचे, यहाँ निचले समताप मंडल में, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो होगा क्या भाई, नाम ही इनका क्या है, समताप। समताप मतलब सेम टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बहुत माइन्यूट, बहुत ज़्यादा माइन्यूट चेंजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो सॉरी, ये निचले वाले में है ना, निचले वाले में। अब ऊपरी वाले में देखोगे, सॉरी ये गलत हो गया यार, ये कुछ स्ट्रक्चर है कुछ इसका ऐसा बना हुआ है, निचले वाला नीचे है ना, इसको ध्यान देंगे। जो निचले वाले में टेम्परेचर कोई भी तरह का चेंज नहीं होता है, देयर इज़ नो टेम्परेचर चेंज, ओके। जो ऊपर वाला है, होता क्या भाई कि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर ऊपर जाने पर बढ़ता है, ओजोन के पास हम लोग पहुँचते हैं, होता है। क्यों ऐसा होता है पता है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, देखो हो ये रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणों को ये अवशोषित भी तो कर रहा है ना भाई, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बाहर की ओर जा रही है निकल करके, कुछ को फिल्टर करके नीचे भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं ओजोन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओजोन का टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई,
बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से तो यहाँ आए थे टेम्परेचर हल्का करके, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा टॉप पर पहुँचते पहुँचते, फिर टेम्परेचर यहाँ बिल्कुल ऊपर जाने बढ़ा ही नहीं। अब होगा क्या कि अब जब ऊपर जाओगे ओजोन की तरफ जब पहुँचोगे आप, तो ओजोन तो भाई हल्का हीट एब्जॉर्ब कर रखे अपने अंदर, तो वो टेम्परेचर को राइज कर देगी अपने पास पहुँचते पहुँचते, टॉप तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है, फिर मध्य मंडल में ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। अब होगा क्या कि जितना टेम्परेचर ये राइज कर रखी होगी अपने ऊपर, ऊपर तो इतना होगा नहीं, क्लियर बात है, टेम्परेचर ऊपर जाने पर यहाँ पे घटेगा। अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ऊपर के मुकाबले, तो टेम्परेचर ऊपर जाने कॉमन सी बात भी घटेगा, क्योंकि ऊपर को एब्जॉर्ब करने लिए थोड़ी ना बैठा हुआ है ना। तो मध्य मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। ठीक, अब इसके ऊपर आपको याद ही नहीं करना है। देखो इसके ऊपर क्या होगा भाई, इसके ऊपर जाएंगे आप टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे आप टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इस फैक्टर के बाद से, इस फैक्टर के ऊपर देखेंगे अगर आप, तो आप सूर्य के करीब जा रहे हैं। आप सूर्य के क्या हो रहा है, करीब जा रहे हैं। सूर्य के करीब जाने पर क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, है ना। तो बस इतना सा मामला इसका है। दोबारा से देखते हैं एक बार, क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, पहाड़ी एरिया याद कर लेंगे आप। समताप मंडल का निचला भाग नाम ही समताप है, कॉमन सेंस की बात, कोई चेंज नहीं होगा। समताप मंडल का ऊपरी भाग होता क्या है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन पाई जाती है। ओजोन क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो उसके ऊपर अगर हम लोग उसकी तरफ अप्रोच करेंगे तो हमारा टेम्परेचर कॉमन सी बात है बढ़ेगा। ठीक, फिर उल्कापिंड वाले एरिया में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्ब करने वाली कोई चीज़ है, ऐसे ही ऊपर मामला, ऐसे ही नीचे मामला। ये ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा हीट पाई जाएगी ऊपर की अपेक्षा या नीचे की अपेक्षा। ठीक है, तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर नीचे की ओर डाउनफॉल होता है उसमें। बाकी ऊपर आयन मंडल या बहिर्मंडल में जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा दोनों साइड में लगातार बढ़ेगा नजर आएगा हमें, और होगा क्या कि सूर्य के करीब हम लोग वहाँ पहुँचते हुए नजर आएंगे। इतना हमारा स्ट्रक्चर है किसका भैया, आप तो पढ़े ही है ये चीज़, है ना। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल हमारा लगभग क्लियर हो गया इतना। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो ये ध्यान देने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि एग्जाम में कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम में अगर देखा जाए तो हरे कलर से हरी गैस ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, दिख नहीं अच्छी तरह है, येलो कलर फिर से। देखो भैया, हमारी पृथ्वी का जो तापमान होता है, ठीक है, इसको बढ़ाने, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि आजकल गर्मी ज़्यादा ही पड़ने लगी है पिछले 20 साल के मुकाबले अगर देखा जाए, आगे आने वाले 20 सालों में और ज़्यादा होगी, कॉमन सी बात है। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि पोल्यूशन है ना, मेजर फैक्टर से पोल्यूशन है। इतनी गाड़ियाँ हो गई, गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और पोल्यूशन इतना सारा जनरेट हो रहा है कि उसके चक्कर में हीट हमारी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। सूरज क्या कर रहा है, सूरज हीट दे रहा है धरती पे। अब हीट एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं धरती के अंदर। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं आप, एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस होता जा रहा है हमारा, है ना। उसके चक्कर में ये तापमान लगातार पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, जिसके चक्कर में हमारा क्या हो रहा है भाई, दिक्कतें हो रही हैं जनरेट। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाती है, सबसे ज़्यादा CO2 गैस भैया। CO2 गैस हर गाड़ियाँ इसे क्या करती हैं, निकालती हैं। ये हमारी मेजर गैस है, ध्यान रखिएगा, मेजर ना प्रमुख गैस है किसकी, ग्रीन हाउस गैस की, है ना। PCS वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी इसमें है या कौन सी नहीं है। दूसरी इसको नोट बना के लिख लेंगे, N2O गैस, N2O गैस है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2O गैस के बारे में बात अगर करें हम लोग, तो ये इसी गैस को हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। लाफिंग गैस के बारे में अगर आप क्लास 12 पढ़े होंगे साइंस साइड से, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि ये नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है और इसका यूज़ हम लोग जो ट्रीटमेंट वगैरह में करते थे, दांत वगैरह निकालना हो, डॉक्टर इसको यूज़ करते थे पहले, आज से, अभी नहीं, है ना, पहले। और किसी को अगर दे दिया जाए तो इंसान कस के हंसना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा, और अधिक मात्रा फिर जहर की तरह काम करना शुरू कर देती है और दिक्कतें हो जाती है उसमें, है ना। इसलिए अब तो एनेस्थीसिया वगैरह बंद भी कर दिया गया है। थर्ड गैस है मीथेन गैस। मीथेन हाइड्रोकार्बन फैमिली की सबसे बेसिक गैस मीथेन गैस है ना। चौथी कौन सी हो सकती है आप बताओ, हमने आपको बताया था अभी भाई, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाम है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, मतलब ऐसे कुछ है, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ क्लोरीन।
आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, बस हम दिखा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिखता कैसे, ऐसे भी है, हाँ, CCl2F2 करके, या फिर और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको आप। फिफ्थ पे जो मेजर गैस आती है, मेजर क्या बोल सकते हैं, होती है यार ये, है ना, जल वाष्प, हमारा जल वाष्प या वाटर वेपर, वाटर वेपर H2O, है ना। तो ये 5 गैसों के अलावा कोई भी अदर ग्रीन हाउस गैस हमारी नहीं है। एग्जाम में क्या करता है, इन्हीं 5 में से कोई 3 उठा लेगा, ठीक, और एक अलग कर देगा, बोलेगा बताओ कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक, वहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं, आप आगे नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा होगा रॉक्स या चट्टानें, कि रॉक्स कैसे काम करती हैं, कैसे बनती हैं, क्या कौन सी टाइप की रॉक्स होती हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, रॉक, चट्टान के बारे में, चट्टान, ठीक, रॉक क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई इग्नियस रॉक के बारे में, हिंदी में बोलते हैं इसको अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक है, ये कैसे बनती है। ओके, देखो ये मान लो एक ज्वालामुखी है, ठीक है। अब ये ज्वालामुखी क्या होता है कि नीचे इसके मैग्मा भरा हुआ है और ये स्ट्रक्चर से मैग्मा बाहर आना चाहता है, ठीक। होता क्या है कि जब नीचे का प्रेशर बढ़ता है तो ये मैग्मा निकल करके बाहर आता है, बाहर आकर के ज़मीन पर आता है, ठीक, यहाँ जम करके ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर जमना शुरू कर देता है ना। यहाँ जब ये बाहर जमता है, ठीक है, तब एक चट्टान बनाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नेय चट्टान बोलते हैं, अग्नेय चट्टान। ये किससे बनती है, अंदर के मैग्मा से, ठीक, ओके। अब देखो होता क्या है कि अग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो प्रेशर यहाँ पे है और यहाँ पर प्रेशर आया, अब ये जो पॉइंट है लावा का पॉइंट, ये सीधा फॉलो ना करके ये इधर कहीं जा करके रुक गया, या फिर इधर कहीं ब्रांच में जा करके फंस गया, अब ये आगे नहीं निकल पा रहा है, निकलने वाला बाहर निकल जा रहा है, लेकिन जो फंसने वाला फंस जा रहा है बीच में, ठीक है। तो अब ये फिर क्या होता है कि मान लो यहाँ संपर्क टूट गया इसका भी, तो ये भी अंदर यहाँ ठंडा होना शुरू हो गया, ये पोर्शन ठंडा हो जाएगा, ये पोर्शन ठंडा हो जाएगा, है ना। तो इससे भी चट्टान बनना शुरू हो जाती है। ये भी चट्टान कैसे कहलाती है, अग्नेय चट्टान। तो अग्नेय चट्टान फर्दर 2 पार्ट में बढ़ जाती है ना। पहले कौन कौन सी भैया, बहिर्जात चट्टान, बहिर्जात एक्सट्रूसिव बोलते हैं इसे, और ये अंतर्जात, अंतर्जात चट्टान, इसे इंट्रूसिव बोलते हैं, है ना। तो ये वाला जो बाहर जो ठंडा होकर के बनी है इसे बहिर्जात बोलते हैं, बहिर्जात अग्नेय चट्टान, और जो अंदर ठंडी होकर के बनी है इसे अंतर्जात अग्नेय चट्टान का नाम दिया जाता है, ठीक है। बाहर वाली का प्रकार अलग होता है, अंदर वाली का प्रकार अलग होता है। बाहर वाली कमज़ोर पाई जाती है थोड़ी, अंदर वाली मजबूत होती हैं, है ना। इनको इनके थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से इनके एग्जांपल है। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो भाई, अंदर कौन कौन सी बनती है, जो स्ट्रांग वाली होती है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ग्रेनाइट ले लो, ग्रेनाइट सबसे अच्छा एग्जांपल इसका, ग्रेनाइट लो, इसको याद रखो, यही एग्जाम में आता भी है आपके, ठीक। और बहिर्जात वाले में इसमें कौन कौन सी बनते हैं, जैसे बेसाल्ट ले लो अपना, बेसाल्ट सबसे, बेसाल्ट या फिर गैब्रो ले लो, या बेसाल्ट आप याद रखो फिलहाल, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता भी है, ओके। तो एक एक एग्जांपल सभी के याद करते चलना, बाकी आप याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अग्नि चट्टान यही मामला है। ध्यान देना, हम इसको दोबारा से बता रहे हैं आपको, ये गर्म लावा ठंडा होकर अग्नि चट्टान बनाता है, ठीक है। सोचो अगर लावा जो है ज्वालामुखी के मुख से बाहर निकलता है और बाहर जाकर के ठंडा होता है, तो इस तरह से बहिर्जात अग्नि चट्टान बनती है। और लावा अगर अंदर ही ठंडा हो गया किसी कारण से, तो वहाँ पर अंतर्जात अग्नि चट्टान बनती है। मेन चीज़ कौन स्ट्रांग है कौन कमज़ोर है इन दोनों चट्टानों में, तो अंतर्जात वाला स्ट्रांग है, क्योंकि देखो जब ये ठंडा होता है, ध्यान रखिएगा, जब ये ठंडा होता है
तो साथ साथ होता क्या है कि इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, पूरा पूरा देखा जाए तो एक पहाड़ का प्रेशर ये अपने ऊपर रखा हुआ है ना। तो जो अंदर एयर वगैरह होती है वो बन ही नहीं पाती है, चांस ही नहीं उसको बनने का, है ना। और प्रेशर भी भयानक है, और देखा तो गहराई में भी लावा भाई लगातार पास हो रहा है ऊपर की ओर, तो इसको गर्माहट भी अच्छे से मिलती रहती है। तो दो ही फैक्टर मेन है चट्टान अच्छी करने के लिए, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। ठीक, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये अंतर्जात चट्टान बनती है, इसलिए अच्छी मानी जाती है। आपके घर में ग्रेनाइट पत्थर लगे होते हैं तो वो अंतर्जात आग्नेय चट्टान होते हैं। ठीक है, अब देखो ये इतना तो आपको ध्यान रखना है आग्नेय चट्टान के बारे में। ठीक, अब अगली आप पढ़ेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान क्या होती है, इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, अब देखो भाई अवसादी चट्टान, देखो जो आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है। अंदर जो होता है वो तो भाई देखो आप यहाँ देखोगे, बैक करो यार, अंदर जो होता है ये तो बढ़िया मजबूत होता है। अब जो बाहर वाला होता है, होता क्या है कि ये कमजोर क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। क्रिस्टल मतलब जहाँ पे बीच में एयर भर जाए और ऊपर से तो मतलब थोड़ा भंगुर टाइप का, समझ रहे हो, ये होता है चट्टान। तो जब इसमें एयर बार बार आकर के हिट करती है तो ये कमज़ोर होती है, ये टूट करके चूरा चप्पड़ बन जाती है और ये जा करके ये फैलना शुरू हो जाती है एक जगह पर। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान इसमें क्या होता है, इसमें टूट फूट होती है। कौन सी आग्नेय चट्टान, जो क्रिस्टलाइन वाली, क्रिस्टलाइन वाली आग्नेय चट्टान, इसमें होती है टूट फूट, मतलब ब्रेक्स, टूट फूट उसमें होता है ना। इसके बाद क्या होता है, इसमें बनता है वेस्ट, अवसाद बनता है, अवसाद, है ना, ये वेस्ट होता है। और वेस्ट से जो चट्टान बनती है उसे अवसादी चट्टान बोलते हैं, है ना। अब इसी अवसाद जब ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो इसी से आपकी अवसादी चट्टान बनती है। अवसादी क्या है यार, अवसादी चट्टान, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं इसे, सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा भैया, देखो होता क्या है, प्रोसेस समझिएगा इसके पहले। तो देखो जैसे मान लो कि एक ये पत्थर है, ठीक, ये क्रिस्टलाइन आग्नेय चट्टान है ये चीज़, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस पर एयर आई, टक्कर मारी, काफ़ी लंबे समय से एयर आ रही है, टक्कर मार रही है, तो इसका कुछ कुछ ऊपरी पोर्शन जो हल्का हल्का वाला होगा, नाजुक पोर्शन, ये जा करके आगे यहाँ पर बिछना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब मान लो कि ध्यान देना, इस पोर्शन में जब ये प्रोसेस चल रहा था, मान लो 1 साल बाद कुछ हल्की सी एक चादर यहाँ पर बन गई, ध्यान दीजिएगा, हल्की सी यहाँ चादर बन गई। इसी समय के दौरान यहाँ पर एक प्यारा सा कुत्ता आकर के उसने, उसका काम खत्म हो गया, उस प्यारे से कुत्ते का काम खत्म हो गया। कुत्ता बड़ा अजीब बना है भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कुत्ता यहाँ मर गया, ठीक है, मर करके दोबारा हवा का झोंका आया, कुत्ते के ऊपर एक लेयर चढ़ी हवा की, फिर झोंका आया, एक और लेयर चढ़ी, फिर झोंका आया, एक और लेयर चढ़ी। इस तरह से कम 10 से 15, 20, 30, 50 साल बाद, है ना, ये होता क्या है कि लगातार यहाँ पर लेयर बाय लेयर बनती चली जाती है। और जो लेयर बाय लेयर बनती चली जाती है, इससे होता क्या है कि भाई जो कुत्ता है ये अंदर दब गया, ठीक है। ऐसे ही कुत्ता ही नहीं, सिर्फ यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, या दूसरे अन्य जानवर हो सकते हैं, या कोई इंसानी ही मान लो कोई डेड बॉडी यहाँ आकर के मर गई, वो दबना शुरू हो गई, है ना। तो होता क्या कि यहाँ लगातार ये एक परत बाय परत बनती चली जाती है। तो अब ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई प्रेशर कुछ ना कुछ तो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही सही वो प्रेशर होता है। और दूसरी चीज़ इसमें टेम्परेचर, अंदर टेम्परेचर भी इसको अच्छा खासा मिलता रहता है ना। इसके चक्कर में क्या होता है कि यहाँ एक चट्टान बन जाती है, पूरी पूरी चट्टान बन जाती है, और इसे हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। देखो ना, आग्नेय चट्टान जब ब्रेक हुई, है ना, तो अवसाद बना, वेस्ट का कलेक्शन हुआ खूब सारा, तो इससे अवसादी चट्टान बनी।
अब हम देखेंगे कि अवसादी चट्टान की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, है ना। क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो क्वालिटी में सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये जो चट्टान है ये परतदार तो होती है, नंबर 1 परतदार, क्योंकि भाई कॉमन सी बात है, परत बाय परत करके बनी हुई है, कई हज़ार करोड़ों सालों में परत बाय परत करके बनी हुई है। दूसरी बात होती है कि इसमें जो है जीवाश्म उपस्थित होता है। जीवाश्म क्या होता है? उपस्थित होता है। समझ रहे बात? कैसे हमने बोला ये बात? जीवाश्म उपस्थित होता है क्योंकि यहाँ पर इस दौरान बहुत सारे जानवर का मलबा या फिर पेड़ पौधे या कुछ भी इसके अंदर दब करके रह जाते हैं, ठीक। और तीसरी बात जो है, इसमें यही जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेता है। ईंधन, समझ रहे? ईंधन जो है जीवाश्म से ही बनता है, पेट्रोलियम वगैरह, ओके। और चौथी बात इसी क्वालिटी होती है कि काफ़ी कमज़ोर होती है, कमज़ोर। अब परत बाय परत करके बनी है तो इसको तोड़ोगे तो टूट जाएगी बीच से, है ना। ये तो हो गई क्वालिटीज़ की बात। इसको एक डिब्बा बना करके आप कहीं अलग लिख लीजिएगा। और देखो इसके बारे में बात करते हैं कि ये टाइप कितनी होती है, इसके टाइप कितने होते हैं, है ना, कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की पाई जाती है, 2 प्रकार की पाई जाती है। एक प्रोसेस ऐसा भी होता है, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई जीवाश्म वगैरह नहीं आया बीच में, है ना, तो जिस भी चट्टान के अंदर ये जीवाश्म वगैरह पाया जाता है, वो कॉमन सी बात है भाई कि हर एक चीज़ जो है हमारी हाइड्रोकार्बन से मिलकर, मतलब कार्बन से बनी होती है। किसी भी चीज़ में कार्बन तो पाया ही जाता है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कार्बनिक है, मतलब एक ऐसी चट्टान का टाइप जो कार्बनिक है, ये होता है इसका सेडिमेंट्री रॉक का एक प्रकार कैसा होता है, कार्बनिक। इस वाले टाइप में हम लोग उस कैटेगरी को रखते हैं जिसमें ईंधन पाया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे ईंधन के रूप में कोयला हो गया, और दूसरा शैल हो गया, है ना, या फिर सेल, ओके। दूसरा अकार्बनिक, मतलब ऐसी चट्टान अवसादी वाली जिसमें कार्बन ना पाया जाता हो। इस तरह कौन कौन सी हैं? जैसे अगर आप देखोगे तो चूना पत्थर और बालू पत्थर, ये 2 प्रकार के चीज़ें हैं जो कैसी हैं भाई, अकार्बनिक अवसादी चट्टान है। और कार्बनिक अवसादी चट्टान कौन कौन सी है? कोयला और शैल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरे नए प्रकार के चट्टान के बारे में, जिसे बोलते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित या फिर रूपांतरित, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम लोग तो मेटामॉर्फिज्म रॉक, ठीक। देखो कैसे क्या होता है, देखो मान लो कि ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अवसादी चट्टान। ये है आग्नेय और ये है अवसादी, ठीक है। होता क्या है कि चलो एक काम करें, हम लोग अग्नेय को लेके चलते हैं क्योंकि अग्नेय से भाई अवसादी बन जाता है ना, तो ये प्रोसेस में हमारे आ जाएगा। कंसीडर करो कि ये अग्नेय चट्टान है, ठीक। अग्नेय चट्टान में टूट फूट आई तो ये बना हमारे पास क्या, अवसादी चट्टान, ठीक। अब अवसादी चट्टान जो है भाई, पहले तो ठीक है, ये ठीक है। अब अवसादी चट्टान में हम लोगों ने कस के दिया क्या, हाई टेम्परेचर और साथ साथ हाई प्रेशर दिया हमने इसको। इस दौरान हुआ क्या कि ये एक नई चट्टान का रूप ले लेगी, नई चट्टान। अवसादी चट्टान को हमने एकदम से हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर दिया तो ये बन जाएगी कायांतरित चट्टान, ठीक। या फिर अगर डायरेक्ट बोले हम तो अग्नेय चट्टान को अगर हम डायरेक्ट ही इसको बिना अवसादी चट्टान बने हुए इसको डायरेक्ट ही अगर हम इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे देते हैं, ठीक, तो भी ये क्या बन जाती है, कायांतरित चट्टान बन जाती है, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब कायांतरित चट्टान मान लो बन तो गई, अब अगर इसका कोई यूज़ नहीं किया तो दोबारा से क्या होती है, धरती में धंसना शुरू हो जाती है। भाई ये प्रोसेस तो लगातार चल रहा है ना, ये धंसना शुरू हो जाता है, धंस करके नीचे ज़मीन के अंदर जाती है, फिर वहाँ दोबारा से ये क्या हो जाती है, मैग्मा बन जाती है। मैग्मा बनने का प्रोसेस आपको पता ही है कैसे मैग्मा बनता है ना। ये धीरे धीरे क्या होती है भाई, ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद मैग्मा बन गई। मैग्मा बनने के बाद ये जो मैग्मा है
ये दोबारा से क्या होता है, ज्वालामुखी से निकलता है, फिर ठंडा होता है, ठंडा होकर के फिर ये क्या बनाता है, अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान, अगर आप अग्नि चट्टान को डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, हीट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देंगे तो डायरेक्ट ही कायांतरित चट्टान बन जाती है, वरना फिर अग्नि चट्टान पहले औषधि चट्टान बनती है, फिर उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे करके कायांतरित चट्टान बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार क्या होता है भाई, चला करता है ना। इस तरह से अगर आप देखोगे तो कभी कभी क्या होता है कि कायांतरित चट्टान अगर मान लो इसमें एयर वेयर लगना शुरू हो गई या टूट फूट आना शुरू हो गई, तो दोबारा से फिर क्या हो जाती है, अवसाद बन जाता है इसका, या औषधि चट्टान तैयार हो जाती है वहाँ से, है ना। तो मेन बात यही है, देखो अवसादी चट्टान ये डायरेक्ट नहीं बनेगी, बीच में प्रोसेस आएगा अवसाद बनने का, फिर अवसाद बनेगा अवसादी चट्टान, ठीक है, ओके। तो इसी चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कैसे इसका फ्लो कैसे चल रहा है। देखो दोबारा से देखो फटाक से एक बार, हम फिगर के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक, यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है, समझते चलिएगा बढ़िया से इसको। ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा बाहर से नीचे, अंदर से ऊपर की ओर निकला और ये बाहर आकर के ठंडा हो गया, ठीक। तो हम लोगों ने इतने चित्र को देख करके ये फ्लो समझा कि भाई हमारा जो ये वाला फ्लो है ये क्लियर हो गया। ये देखो मैग्मा था, बाहर आकर के ठंडा हुआ, क्या बन गई है बाहर आकर के, ये बन गई अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान। बात क्लियर है, अंदर क्या है, मैग्मा। अब ये अग्नेय चट्टान जो है हमारे पास, मतलब ये वाला जो मामला है ये वाला, इसमें अगर हवा लगेगी तो ये बन जाएगा औषधि चट्टान। क्या बन जाएगा भैया, आगे चल के औषधि या परतदार चट्टान बन जाएगा, है ना, ठीक है। अब इस परतदार चट्टान पे अगर हम लोग ऊपर से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देंगे, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आगे चल करके कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, ठीक। अब कायांतरित चट्टान अगर मिल गई तो लोग यूज कर लेंगे, नहीं मिली तो जमीन में दोबारा से धंसना शुरू हो जाएगी। धंसना का मतलब क्या, प्रेशर के चक्कर में ये नीचे बैठना शुरू हो जाती है, ठीक। ये जब नीचे बैठेगी या फिर जो है किसी कारणवश जब आप जो चट्टान वाली प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से, तो वो हो क्या रहा था, वास्तव में प्लेट अंदर जाकर गलना शुरू हो रही थी, उसी प्रोसेस से ये अंदर से चला जाएगा और अंदर जाकर के दोबारा से क्या बन जाएगा, गल करके मैग्मा बन जाएगा, फिर इसी प्रोसेस से निकलेगा, फिर ये लंबा सफ़र तय करेगा और दोबारा से ये प्रोसेस आजीवन लगातार चलती रहनी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इतना समझो, इतना काफ़ी है। अब देखो आगे कौन कौन सी चट्टान क्या क्या बनती है, आगे देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो मान लो बेसाल्ट है, बेसाल्ट, बेसाल्ट कौन चट्टान थी भैया, बेसाल्ट कौन चट्टान थी, भूल गए, तुरंत ही कमेंट करके बता देना, ठीक है। और दूसरी मान लो हमारे पास है बालू पत्थर, बालू पत्थर, बालू पत्थर कौन चट्टान थी, कमेंट करते रहो भाई फटाफट से। ग्रेनाइट, इसका भी देख लो एक बार, शैल और कोयला और चूना पत्थर, पत्थर, है ना। ये दोनों तो भाई आपका औषधि, उसमें औषधि में आते कार्बनिक वाले में, है ना, और ये वाला अकार्बनिक वाले में, और ये वाला किसमें भाई आपका अग्नि चट्टान में, ये वाला अंतर्जातीय अग्नि चट्टान में, ये बहिर्जात वाला है ना। तो देखो बेसाल्ट को जब हम लोग हीट करते हैं कस के, और कस के हाई प्रेशर इसको देते हैं, प्रेशर भी इसका हाई कर देते हैं, हीट भी इसमें हाई कर देते हैं, तो होता क्या है कि बेसाल्ट हमारा सिस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सिस्ट, एक चट्टान होती है ये, है ना। इसको बोलते हैं एम्फीबोलाइट चट्टान। ये फिलहाल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सिस्ट ही लिख करके आता है आपके पेपरों में, ठीक। बालू पत्थर पे जब ये प्रोसेस होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, देखो ये हो क्या रहा है, ये सारी कायांतरित चट्टानें बन रही हैं। कायांतरित चट्टानों की लिस्ट है भैया ये, कि किसके कायांतरण से कौन सी चट्टान बनती है। बेसाल्ट से सिल्ट सिस्ट बनती है, ठीक। बालू से बनती है क्वार्टाजाइट, क्वार्टजाइट, ठीक। ये भी एग्जाम में बहुत सारा आता है भैया, देखते रहना इसको। ग्रेनाइट बनती है हमारी नीस, GNISS, बीच में ई होता है, जीनाइट वाली एस, ठीक, ओके। सेल, सेल से बनती है स्लेट, स्लेट या खड़िया वगैरह जो लिखते हैं जिससे हम लोग। कोयला, कोयले से देखो दो चीज़ें बनती हैं, क्या बनता है भाई, एक तो हीरा भी बनता है कोयले से,
हाँ हीरा, पहनने वाली अंगूठी वाला हीरा, है ना। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब ग्रेफाइट कहाँ देखा है आपने, पेंसिल की जो नोक होती है ग्रेफाइट। इन दोनों में कौन कुछ अंतर जान सकते इन दोनों में आप लोग? देखो भाई, ग्रेफाइट जो होता है, पहली बात तो ये होता है कंडक्टर, मतलब इसमें हीट करंट फ्लो होती है। हीरे में हीट करंट फ्लो नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? दोनों कार्बन, दोनों कोयले से बने हुए हैं, वास्तव में दोनों वास्तव में है कार्बन, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं इसको। अब देखो चूना पत्थर, चूना पत्थर भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ से बनता है संगमरमर, संगमरमर, है ना, वही ताजमहल वाला संगमरमर, है ना, यहीं से बनता है। तो चूना पत्थर का कायांत्रित रूप संगमरमर। एग्जाम में किसी एक पत्थर को दे करके, चट्टान को दे करके उसका कायांत्रित रूप पूछ लिया जाता है। ठीक, 4 ऑप्शन रख देंगे वो लोग, आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान रखिएगा, जो बेसाल्ट, इसमें को फैक्ट वाली बातें बताते हैं आपको। जैसे मान लो बेसाल्ट रॉक है, तो बेसाल्ट रॉक हमने पीछे कहीं लिखा हुआ था, कहाँ गई पीछे, हाँ ये वाला बेसाल्ट रॉक। ठीक है, अब बेसाल्ट रॉक जो है, मान लो कि किसी के यूज़ में नहीं आ पाई, या किसी प्रोसेस से बच गई, या इसमें टूट फूट होकर खाली अवसाद रह गया, तो जो अवसाद है वो फैल करके एक बड़ा प्रोसेस जब होता है बहुत काफ़ी समय बाद, तो वो फैल करके एक मिट्टी बनाता है नई। उस मिट्टी का नाम बता सकते हैं आप लोग, कौन सी मिट्टी बनती है इससे? कमेंट करो भाई। इससे बनती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अच्छा तुम लोग कमेंट में ये बताओ कि काली मिट्टी किस चीज़ के लिए उपजाऊ होती है। तो हम जाने भाई कि पढ़ भी रहे हो, हवा हवा ही चल रहा है खाली। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चट्टान का मामला था इतना, और इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है। एसएससी का ले लो एग्ज़ाम, रेलवे का ले लो, चाहे बैंक का ले लो, जो भी लेना हो तुम्हें। हाँ, तो चट्टान इतना हो गया। अब हम लोग अगली चैप्टर पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब और हवाओं के बारे में, कि ये वायुमंडलीय दाब और हवाएं कैसे काम करती हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।